हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, let me give you some basic idea about how this chapter, relation and function, is directly or indirectly interconnected with chapter 1, that is set theory. मीन्स सैट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों चीज़ एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटर रिलेटेड है वो एक बार देख लेते हैं। उसको एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लो, सेट का पहला एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सेट है, एक ग्रुप है जिसके अंदर हम वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट को रख दिए। बराबर, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट में हमने रख दिए, चलो एक एकेडमी के स्टूडेंट, XYZ एकेडमी के स्टूडेंट के नेम। बराबर, मतलब एक ग्रुप के अंदर हम XYZ एकेडमी के स्टूडेंट्स को रख दिया और दूसरे सेट के अंदर, दूसरे ग्रुप के अंदर वो सब स्टूडेंट के फादर को रख दिया। ठीक है। अब हमारे पास अगर दो सेट है, दो ग्रुप है, देन डेफिनेटली वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन दैट टू ग्रुप, टू सेट, है ना। तो वहाँ पे एक्चुअल में रिलेशन क्रिएट होना चालू हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, अगर हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप है तो हम क्या सोचेंगे कि ये दो ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है। दैट्स व्हाट वी नीड टू स्टडी इन रिलेशन चैप्टर। ओके। अब बहुत सारे रिलेशन इस तरह के हैं जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वेन डायग्राम जैसी चीज़ बनाई है। तो ये छोटे से वेन डायग्राम में बहुत सारे रिलेशन है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ अगर कोई रिलेशन क्रिएट किया जाए तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो ये छोटी सी मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट दिखा दी जो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। बराबर। डिटेल्ड में हम डेफिनेटली रिलेशन की डेफिनेशन में, रिलेशन के एग्जांपल में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पढ़ेंगे। मीनवाइल फंक्शन को भी हम डिटेल में उसकी डेफिनेशन के बाद कौन कौन सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है रिलेशन की वो देखेंगे, एंड उसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड सम ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब पता चलेगा कि भाई सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एक दूसरे के साथ किस तरह से डिटेल्ड में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। सो ये चैप्टर में सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर हम फंक्शन पढ़ेंगे। अब रिलेशन को भी पढ़ने के पहले मुझे थोड़ी टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी दिखानी पड़ेगी। सो लेट मी गिव यू सम बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट रिलेशन। ओके ओके। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। वेल, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे, देन आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ेंगे, और ये दो डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा। ठीक है। क्योंकि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डिफाइंड टर्म हमको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट, टू सेट्स क्या है ना, वो किस तरह से क्रिएट होते हैं। बेस्ड ऑन देन हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। वैसे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने रिलेशन सेट थियरी चैप्टर के अंदर एक बार बता दिया था। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे 3 1, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये पेयर में आ गया। अब उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर मतलब स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होगा। जैसे 3 1 तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया, ये कि पहले 3 है बाद में 1 है, और अगर पहले 1 रखा बाद में 3 रखा, इट मीन्स व्हाट कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर चेंज हो गया। तो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर गिने जाएंगे, है ना। जैसे वो मैंने एक सेट थ्योरी के अंदर एक क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था उस हिसाब से। तो अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को हम अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट करें तो उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। समझ लो, आगे समझ लो मैंने रख दिया छगन, बराबर, छगन, और पीछे रख दिया मगन। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दोनों के नाम लिखे मैंने, है ना। तो छगन मगन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आ गए और ये पेयर हो गई दो ऑब्जेक्ट की। तो ये पर्टिकुलर पेयर को मैं ऑर्डर्ड पेयर बोलूँगा। ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है ऑर्डर्ड पेयर का। इसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझ लो ये एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे एक ऑर्डर पेयर के इक्वल है। इट मीन्स वर्ड कि हमेशा ही उसमें ऑर्डर्ड अगर इक्वल है तो पहला x+1 हमेशा ही क्या होगा, 3 होगा, स्पेसिफिकली क्योंकि हमने ऑर्डर में रखा है इसलिए, एंड y-2 = 1 होगा। तो x+1 = 3 एंड y-2 = 1। एंड क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एक साथ में होल्ड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चलो x+1 = 3 हो या फिर y-2 = 1 हो, है ना। सपोज और करते तो क्या होता है बाद में देखते, पहले एंड के लिए क्या आंसर आएगा देखे, x = 2 y = 3, बराबर। ये x = 2 एंड y = 3 है।
मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये पर्टिकुलर नंबर, ये पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर 3 1 बन जाएगी। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ और y इक्वल टू 3 लिखता हूँ, समझ लो मैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 लिखता हूँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक आध भी हो गया होल्ड तो और में तो चल जाता है। x इक्वल टू 2 तो है, y इक्वल टू 3 हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। इसका मतलब एक ये भी हो गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, अगर y इक्वल टू 3 है एंड x इक्वल टू 2 ना हो तो भी चल जाएगा, ये भी एक पॉसिबल केस है। एंड एक तीसरा केस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दोनों केस पॉसिबल, वो भी चल जाएगा, है ना। तो और लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, वो कॉमनली कोई एक आध रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, पहली दूसरी ना हो, या फिर दूसरी हो पहली ना हो, ये तीनों केस बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों केस तो डेफिनेटली इसको होल्ड नहीं करवाएगा ना, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता हूँ, जैसे ये 2 + 1 एंड y इक्वल टू 3 नहीं लेता हूँ, चलो y इक्वल टू 3 नहीं ले रहा हूँ तो क्या ले रहा हूँ, चलो कुछ भी ले लो, 4 ले लो, तो यहाँ पे y इक्वल टू 4 ले लेते हो, क्या होता है देखो, इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा 3, 2। आया क्या 3 1? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने y की जगह 4 रखा है, अगर y की जगह 3 रखते हैं तभी ही आएगा यहाँ पे आंसर 1, है ना। सो डेफिनेटली x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 दोनों एक साथ में होल्ड करना चाहिए, है ना। ऐसी सिमिलर चीज़ हम एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, और वहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि चलो ये x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज इक्वल टू 3 + 4i होगा, तो जस्ट आप कंपेयर कर लो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4, ऐसे कंपेयर कर लो, बराबर। ऐसे मैं बोलूँगा तो वहाँ पे भी बोलूँगा कि भाई वहाँ पे बीच में एंड रखना है, क्या रखना है बीच में, एंड, क्योंकि ये दोनों एक साथ में होल्ड होना चाहिए। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक चीज़ पढ़ेंगे हम साथ में, यही 11th में, एंड 12th में एक ऐसी चीज़ मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, बराबर। वहाँ पे भी ऐसे दो मैट्रिक्स सामने सामने इक्वल हो गए तो वहाँ पे भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते जाएंगे। जैसे ये मैट्रिक्स की लैंग्वेज तो डेफिनेटली 12th में ही पढ़ेंगे, ऐसी मैट्रिक्स की लैंग्वेज है। इस तरह से मैथमेटिक्स में बॉक्स पढ़ेंगे हम, कि एक बॉक्स है इक्वल टू दूसरा बॉक्स, उसके अंदर सब नंबर लिख दिए है, समझ लो यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये पोजीशन इक्वल टू 1, दिस पोजीशन इक्वल टू दिस 1 एंड दिस पोजीशन इक्वल टू दिस, बट यहाँ पे जो पोजीशन इक्वल करेंगे उसके बीच में एंड लिखते जाएंगे। वो भी रीज़न वही है सिमिलर, अगर एंड नहीं लिखते तो दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएंगे। सो एंड का इंपॉर्टेंस इसीलिए है ताकि अगर क्वेश्चन को इस तरह के आ गए जिसमें हमको इंटरकनेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी, इंटरकनेक्शन मतलब ये वाली, है ना, यूनियन नहीं, इंटरकनेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी तो हम एग्जैक्ट आंसर बना सके, है ना। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको पता चले एंड अगर नहीं रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है ना। तो समझ लो ये एग्जांपल है, इफ़ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू 1 - 1 देन फाइंड x, ओके। तो अगेन मैंने क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करो, x² + 5x - 5 इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, बीच में एंड लिखूंगा, मैंने क्या बताया था, बीच में एंड लिखना है इक्वल टू -1। तो समझ लो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया तो क्या हुआ, x² + 5x - 6 इक्वल टू 0, हैंस x क्या होगा, 6 बन जाए ना, x + 6 x - 1, 6 - 1 5, 6 - 1 5 एंड 6 into -1 that is -6, ओके। सो x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -1, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आंसर आया, अभी देखो x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको फैक्टराइज करते तो क्या होगा, x - 2 x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एंड 1, सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -6, ओके। अब मैंने क्या बताया था, एंड है, एंड का मतलब क्या हुआ, इंटरकनेक्शन लेना है, तो फाइनली x क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे इंटरकनेक्शन लेने पे फाइनली x होना चाहिए 1, जो दोनों में कॉमन हो, है ना, जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 1 है, तो हमको दोनों में कॉमन हो उस तरह का x ही लेना है। अगर सोचो कि मैंने x इक्वल टू 2 रखा, बराबर, यहाँ पे मैंने एज एन आंसर x इक्वल टू 2 रखा सपोज, बराबर, तो अगर x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो क्या ये दोनों पेयर इक्वल हो जाएगी क्या, तो सोचो यहाँ पे वैल्यू लेके सोचो, x इक्वल टू 2 लेके देखो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 2 में
तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 5 टू द 10 माइनस 5, और यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली 2 रखने पे 0 हो जाएगा। देखो चेक करो तभी, 4 माइनस, सॉरी 0 नहीं होगा लेकिन माइनस 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस 1 बराबर, इसके इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखो 4 प्लस 10 दैट इज 14 माइनस 9 माइनस 5, 4 प्लस 10 माइनस 5 कितना होगा, 14 माइनस 5 दैट इज 9, और यहाँ पे क्या बनेगा 4 1 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1। देखा आगे वाला सेम नहीं हुआ है ना, मतलब x इक्वल टू 2 रखने पे पीछे वाला होल्ड करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट x इक्वल टू 2 बना ना, पीछे वाला होल्ड करेगा बट आगे वाला होल्ड नहीं करेगा। और x इक्वल टू माइनस 6 रखने पे आगे वाला होल्ड कर जाएगा, मतलब आगे x इक्वल टू माइनस 6 रखने पे दिस वन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, बट ये इक्वल नहीं होगा माइनस 1 के। बट हाँ x इक्वल टू 1 ऐसा होगा जो दोनों में इक्वल वैल्यू देगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसमें भी आ रहा है, x इक्वल टू 1 इसमें भी आ रहा है। सो x इक्वल टू 1 इसके अंदर रखने पे क्या होगा, देखो x इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बन जाता है 1 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 5, और यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1। सो एज यू कैन सी दिस बिकम व्हाट, 5 5 कैंसल 1, और यहाँ पे 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1 हो गया ये RHS, यस। सो डेफिनेटली अगर x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ही ये पेयर पर्टिकुलरली डिफाइंड इक्वल डिफाइन होगी। सो दैट्स वाई वी नीड टू टेक इंटरकनेक्शन, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट वी नीड टू ऑलवेज पुट एंड ओवर हियर। यही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन इजी होते तब हमको ऐसा लगता है कि एंड रखो नहीं रखो क्या मतलब है उसका, पर जब क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा जिसमें हमको कंपलसरी एंड लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ x है, यहाँ पे भी कुछ x है, हमको कौन से x लेने हैं फाइनली, तो हमको हमेशा ही दोनों के कॉमन x लेने हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट वैसे देखने में थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, बट बहुत सिंपल है, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। चलो मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन को देखते हैं, चलो है ना, ताकि डेफिनेशन में कभी घबराहट हो ही नहीं। सो एग्जांपल में पहले मैं सॉल्व करता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, दो सेट के बीच का प्रोडक्ट अल्टीमेटली बराबर। बाद में डेफिनेशन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट देखेंगे, तो मैं कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताता हूँ। जैसे P क्रॉस Q फाइंड करना है बराबर, P क्रॉस Q फाइंड करना है हमको। सो P क्रॉस Q फाइंड करना है, मतलब P क्या है ABC एंड Q क्या है R, ठीक है। तो हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में हमको ऑर्डर्ड पेयर लिखनी है। क्या लिखनी है, ऑर्डर्ड पेयर। किस तरह से, ये आगे वाला सेट P है ना, तो उसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ दैट इज BR, फिर इसका तीसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ दैट इज CR। और कोई ऑर्डर और कोई पेयर पॉसिबल है क्या भाई, और कोई पेयर दोनों सेट के बीच में पॉसिबल होगी क्या, तो नहीं होगी। सो दैट्स वाई द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पर्टिकुलर सेट इज दिस वन। P क्रॉस Q क्या आंसर हो गया, ये पर्टिकुलर दोनों पर्टिकुलर सेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अल्टीमेटली दोनों को कंबाइन कर दिया है ना। जैसे Q क्रॉस P फाइंड करना है तो Q क्रॉस P, तो पहले Q लिखा एंड देन बाद में P लिखा, एंड अगेन फर्स्ट विथ सेकंड, इस तरह से हमने पेयर बनानी चालू कर दी। दिस फर्स्ट कंबाइन विथ दिस फर्स्ट दैट इज A, देन फर्स्ट कंबाइन विथ अगेन सेकंड दैट इज B, देन फर्स्ट कंबाइन विथ थर्ड दैट इज C। और कोई पॉसिबल है क्या इसमें, और कोई आगे वाले पर्टिकुलर सेट में और कोई नंबर है ही नहीं कि मैं सेकंड विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, सेकंड विथ थर्ड बना सकूँ। सो दैट्स वाई आंसर इज दिस वन, ठीक है। ये आंसर हो गया दूसरे Q क्रॉस P का। ओके, एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते ताकि आपको एग्जैक्ट में बता सकूँ A क्रॉस B क्या है। पहले सेट A में 1 2 3 है, B सेट में 4 5 है, मतलब दोनों में 1 2 3 एलिमेंट है, ताकि एग्जैक्टली हम A क्रॉस B फाइंड करने में प्रोसीजर देख सके, है ना। तो ये पहले में 1 2 3 है क्रॉस, दूसरे में 4 5 है, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे मैंने क्या बताया था, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ थर्ड, देन सेकंड विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, थर्ड विथ फर्स्ट, थर्ड विथ सेकंड, बराबर। तो ये पहला फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ फर्स्ट, देन फर्स्ट विथ सेकंड, ओके। फिर सेकंड विथ फर्स्ट एंड सेकंड विथ सेकंड दैट इज 2 4 2 5, देन थर्ड विथ फर्स्ट, थर्ड विथ सेकंड दैट इज 3 4 एंड 3 5, खत्म। तो इस तरह से हम आराम से दो पर्टिकुलर सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या नोटिस किया
कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दो सेट की ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, दो सेट के बीच में एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं एंड वो ऑर्डर्ड पेयर को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर से लिख लेते हैं बस। नहीं वैसे ये पर्टिकुलर सेट के अंदर जो जो लिखा है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर है उसमें पहला एलिमेंट क्या है, ए का, और दूसरा एलिमेंट क्या है, बी का। तो अगर डेफिनेशन डिफाइन करनी हो तो किस तरह से डिफाइन कर सके, तो ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट है, ए क्रॉस बी भी एक सेट ही है। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक्स वाई एलिमेंट है, बराबर, एक्स वाई एलिमेंट है, और वो एक्स कहाँ पे काम कर रहा है, एक्स आगे वाले सेट से मिल रहा है, और वाई कहाँ से मिल रहा है, पीछे वाले सेट से मिल रहा है। तो एक्स आगे से ले ले, वाई पीछे से ले ले, इस तरह के जितने भी पेयर है वो सब पेयर अगर हम डिफाइन कर ले तो उसको हम ए क्रॉस बी बोल सकते हैं। तो ये होगी डेफिनेशन। तो देखो ये डेफिनेशन में क्या है, पी क्रॉस क्यू में पी क्यू, वेर पी कहाँ से है, बिलोंग्स टू कैपिटल पी, एंड क्यू कहाँ से है, बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। वैसे डेफिनेशन कभी एग्जाम में आती नहीं है तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे समझने के लिए है। तो इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ये सेट है ना, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, जिसमें पी क्रॉस क्यू क्या है, तो पी क्रॉस क्यू है पी क्यू वेर पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी एंड क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो इस तरह की सभी ऑर्डर्ड पेयर को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोल सकते हैं, पी क्रॉस क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू हमेशा ही कैसे रहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर बाई चांस पी एंड क्यू, पी और क्यू दोनों में से कोई एक आध भी नल सेट हुआ, देन पी क्रॉस क्यू विल बी ऑलवेज एम्प्टी सेट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ पी इक्वल टू से 1 2 3 4 5 अप टू समझ लो 100 है, बराबर, एंड क्यू इज एम्प्टी सेट, ठीक है, Q इज एम्प्टी सेट, देन व्हाट इज P क्रॉस Q। तो अब P क्रॉस Q कैसे बनाएंगे भाई, तो डेफिनेटली P क्रॉस Q बनाने में क्या दिक्कत होगी, तो P क्रॉस Q बनाने में मैंने क्या बोला था, तो यहाँ पे समझ लो 1 2 3 4 अप टू 100 एंड Q इक्वल टू सिंपली 5 है, मतलब ऐसा है ना, एम्प्टी सेट। तो इसके बीच में हम कौन सी पेयर बनाए भाई, फर्स्ट विथ किसको लिखे, किसी को भी नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑलवेज 5 आएगा, मतलब ये वाला। तो खास ये याद रखा हमने कि दोनों अगर नल सेट हो या फिर दोनों में से कोई एक आध भी नल सेट हो, ऑलवेज पुट व्हाट, उसका क्रॉस प्रोडक्ट 5 लिख देंगे, है ना। तो ये छोटी सी एक नोट्स है, वो भी ध्यान रखनी है आपको, है ना, एज अ नोट याद रखो या फिर एज अ पॉइंट याद रखो साथ में, बट इसको याद रखना है। ठीक है, अगर दो सेट है उसके बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, दोनों में से कोई एक आध भी अगर नल सेट आ जाए, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी नल सेट आएगा, क्योंकि एमसीक्यू है, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के, उस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की ट्विस्ट आ सकती है ना, ट्विस्ट आएगी वो तो पक्का है आपको डेफिनेटली। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 हो गया, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने एक देख लिया, अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो चलो इसमें एग्जाम्पल 3 में मैं एक आध करवा देता हूँ साथ में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मुझे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद मैं ए क्रॉस करूँगा, है ना। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा भाई, तो 3 and 4 में क्या कॉमन होगा भाई, यहाँ पे 4 कॉमन है, सो बी इंटरसेक्शन सी इज 4, है ना। सो नाउ व्हाट वी कैन से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा भाई, ए में क्या है 1 2 3 और बी में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है 4 है, देन फाइनली व्हाट आई कैन से 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है, ये हो गया आंसर फर्स्ट का। फिर सेकंड, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो पहले मैं बी यूनियन सी अलग से फाइंड कर लेता हूँ। बी यूनियन सी क्या आएगा भाई, 3 4 4 5 6, मतलब 3 4 5 6, है ना, 3 4 5 6। तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ चलो आंसर, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू, ए में क्या है 1 2 3 है, एंड बी यूनियन सी क्या है 3 4 5 6। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट विथ फर्स्ट, मतलब 1 विथ 3, फर्स्ट विथ सेकंड 1 विथ 4, फर्स्ट विथ थर्ड 1 विथ 5, 1 विथ 6, है ना। 1 को मैंने सभी चारों एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, बराबर। फिर अगेन सेकंड एलिमेंट को भी चारों के साथ कनेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो उस तरह से बनेगा 2 3 2 4 2 5 2 6,
ओके 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड देन मैं थर्ड को 3 को इस चारों के साथ कनेक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, है ना, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर किसका, A क्रॉस B यूनियन C का। ठीक है, अब ये थर्ड वाला, सेकंड वाला, अच्छा ये मैंने पहले थर्ड वाला कर लिया, कोई बात नहीं, ये थर्ड था, दिस इज थर्ड वन। ओके, तो चलो सेकंड देखते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस B। तो पहले मैं A क्रॉस B फाइंड कर लेता हूँ, फिर A क्रॉस C, फिर उसका मैं कॉमन एलिमेंट लूंगा, दैट इज इंटरसेक्शन, है ना। तो A क्रॉस B मतलब 1 2 3 3 4 के साथ, A क्रॉस B अलग से फाइंड करते हैं। A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 क्रॉस 3 4, है ना, 1 2 3 3 4 ना, 1 2 3, यस 1 2 3 3 4। तो इसमें क्या आएगा आंसर भाई, पेयर बना ले, फर्स्ट विथ फर्स्ट, 1 विथ 3 2 विथ 3, अच्छा आदत हमने ऐसी बनाई है ना, 1 विथ 3 1 विथ 4, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, फिर सेकंड विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, एंड थर्ड विथ फर्स्ट एंड थर्ड विथ सेकंड। ठीक है, ये हो गया A क्रॉस B। सिमिलरली A क्रॉस C फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो गया A क्रॉस C, है ना, 1 2 3 क्रॉस 4 5 6 का मैंने आंसर बना के रख दिया है। अब मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई इसका आंसर फाइनली, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C का आंसर क्या बनेगा, जो कॉमन एलिमेंट है, 1 3 कॉमन है क्या, नहीं है, 1 4, यस 1 4 इज कॉमन बिटवीन दिस टू, 2 3 कॉमन है क्या, नहीं है, 2 4, यस 2 4 इज कॉमन, 3 3 कॉमन नहीं है, 3 4 कॉमन है क्या, यस 3 4 कॉमन है। सो आंसर क्या बन गया, 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आवर आंसर फॉर सेकंड, है ना। अब फोर्थ वाला भी आप एक बार ट्राई करना, वो भी हो जाएगा, ये मैं होमवर्क में, फोर्थ में होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इतना छोटा सा बाकी रह गया है, बट इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स हैव वन मोर नोट। अब तक थी वो जो थी वो ऑर्डर्ड पेयर थी, ये अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो गई। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या है भाई, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मतलब A क्रॉस A, है ना, या फिर A क्रॉस B क्रॉस C वॉट एवर, जिसमें 3 एलिमेंट की एक ट्रिपलेट होगी। अगेन वो 3 एलिमेंट भी किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे कि पहला एलिमेंट फर्स्ट A के साथ, दूसरा एलिमेंट, ये तो वैसे तीनों के तीनों A है, समझ लो A क्रॉस B क्रॉस C होता तो फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट A, सपोज यहाँ पे B है, वो अगर यहाँ पे B होता तो B एंड C होता तो C, है ना। सो A क्रॉस B क्रॉस C बिकम व्हाट, A B C की ट्रिपलेट, जहाँ पे फर्स्ट इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, second is always come from second, and third is always come from third. That is what again basic requirement for triple product, है ना। So here that is the ABC is considered to be a ordered triplet, okay, and this is what triple product, ये ordered triplet है, वहाँ पे ordered pair थी, यहाँ पे ये ordered triplet है, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट। वहाँ पे क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है एक्चुअल में, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं, P इक्वल टू 1 2 है, देन फाइंड दिस P क्रॉस P, है ना, इस तरह से P क्रॉस P फाइंड करना है। देन लेट्स हैव दिस क्वेश्चन, तो P क्रॉस P इक्वल टू क्या होगा, P क्या है, 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं लिखना चाहो तो, बट अगर लिखना नहीं चाहते हो डायरेक्टली आंसर, तो क्या कर लो, पहले ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, है ना। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, तो 1 1 1 2, सॉरी ये ब्रैकेट स्मॉल सा ही है, 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, सेकंड विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड। एंड अब अगेन मुझे ये दोनों का, ये पर्टिकुलर सेट एंड ये पर्टिकुलर सेट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो अगेन फर्स्ट विथ फर्स्ट 1 1 1, फिर 1 1 2, फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ थर्ड 1 2 1 एंड 1 2 2। क्या किया मैंने, पता चला, ये 1 को 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ एंड 2 2 के साथ कनेक्ट किया मैंने, है ना। ये 1 1 है, 1 2 2 1 एंड 2 2, दैट कम फ्रॉम, यहाँ पे बीच में कॉमा है ना। ये 1 विथ 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, एंड सिमिलरली ये सेकंड एलिमेंट 2 है, उसको भी अगेन ये चारों के साथ कनेक्ट करो, दैट इज 2 with 1 1
ओके, फिर 2 with 1 2, 2 with 2 1 एंड 2 with 2 2। ठीक है, क्या था ये 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। पीछे के ये चारों के चारों सेट इस तरह से लिख दिए मैंने, ट्रिप ऑर्डर्ड पेयर है ना, आगे 2 के साथ। सो ये हो गया कंप्लीटली हमारा ट्रिपल सेट, ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके ओके, नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 5। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, R तुमको पता है वैसे भी रियल नंबर ही है। what do the Cartesian product R cross R and R cross R represent? अच्छा, R cross R क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, देखो ये R cross R है बराबर। R एक सेट है, जैसे A क्रॉस A लिखते वैसे ही ये R cross R है। ठीक है, A क्रॉस B लिखते वैसे ही ये R cross R है। तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, से एक्स वाई की ऑर्डर पेयर है, जहाँ पे एक्स एंड वाई कहाँ से लेना है, आर से लेना है। पहला वाला एक्स आर से लेना है, दूसरा वाला वाई भी आर से लेना है। अल्टीमेटली एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो ये आर क्रॉस आर एक्चुअल में ये एक सेट है जिसमें हमको अल्टीमेटली सभी अलग अलग तरह की पेयर लिखनी है, ऑर्डर पेयर। और जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई की वो सभी होगी रियल नंबर की, है ना। तो मतलब समझ लो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 2 0 3 1 0 बराबर, 2 0 -1 3 3 -1, ये अलग अलग तरह के नंबर हुए ना, -1 0 2 5 3 -5, ये अलग अलग तरह के पॉसिबल नंबर हुए, है ना। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये सभी एक्चुअल में हम अगर लिखे इस तरह के जितने भी पॉसिबल सभी लिख ले तो ये सब तो पॉइंट हो गए, क्या हो गए, पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट हो गए, किसके, प्लेन के, है ना, 2 डायमेंशनल स्पेस के पॉइंट हो गए। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट, ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 डायमेंशनल स्पेस, ऑफ 2 डायमेंशनल स्पेस। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, है ना। अब दूसरा है R क्रॉस R क्रॉस R। अब तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। पहले तो इसको सेट के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये x y z समझ लो, तो ये x y z की वैल्यू कहाँ से लेनी है भाई, डेफिनेटली तीनों R से ही लेनी है, तीनों की तीनों, पहले वाला x भी R से, दूसरा वाला y भी R से, तीसरा वाला z भी R से, और R क्या है, रियल नंबर। सो डेफिनेटली ये सभी अगेन कोऑर्डिनेट्स ही होंगे बट वो 3 डायमेंशनल स्पेस के होंगे ना। सो दिस विल डिनोट व्हाट, ये क्या डिनोट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स all the coordinates of 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, ठीक है, हो गया ये एग्जाम्पल 5। बस इस तरह से ही लिखना था, छोटा सा ही था, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपको लिख के दिखा देना है, खत्म। एंड एग्जाम्पल 6, ये लास्ट, चलो। इफ A क्रॉस B, ये उल्टा दिया है ना। जनरली हमको क्या दिया होता है, A दे दिया होता है 1 2 ऐसे, B दे दिया होता है ऐसे 3 4, फिर हमको A क्रॉस B फाइंड करना होता है ना। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा दे दिया है, A क्रॉस B दे दिया है एंड A एंड B फाइंड करना है। डेफिनेटली बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमको पता है कि ये A है, उस वो सभी किससे बनेगा, आगे वाले एलिमेंट से बनेगा ना। ये आगे वाले सभी एलिमेंट A के होते हैं, तो आगे वाले एलिमेंट कौन कौन से हुए भाई, P है M है। तो यहाँ से हमने क्या देखा भाई कि इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज बिलोंग्स टू A एंड y इज बिलोंग्स टू B, देन डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं, देन डेफिनेटली A के अंदर क्या होगा, यहाँ पे P एंड M, है ना। P M ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है, मतलब P 2 बार रिपीट नहीं करना है, M 2 बार रिपीट नहीं करना है, तो हम क्या लिखते थे डायरेक्टली P एंड M। एंड B क्या होगा भाई, B होगा वो पीछे वाले एलिमेंट होंगे, Q R 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख दिया Q एंड R, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको पता है जो भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें आगे वाला एलिमेंट हो किसका है, आगे का सेट का, एंड पीछे वाला एलिमेंट हो किसका है, पीछे के सेट का। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। वैसे इसमें भी अगेन एक्सप्लेनेशन इस तरह की लिखने की जरूरत है नहीं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्टली हमको आंसर ही लिख के दिखाना है। सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू राइट दिस थिंग्स, बट ये तो मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6।
अब एक्सरसाइज 2.1 के आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, बस इतना याद रखना है आपको, है ना। ये क्यों करना है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए, है ना। जो भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए एग्जाम्पल, उसकी प्रैक्टिस परफेक्टली हो जाए, इसलिए अब बस ये 5 क्वेश्चन को आपको होमवर्क में सॉल्व करके रखना है, ठीक है। बाकी के सब क्वेश्चन मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा और इसका सोल्यूशन भी रख दूंगा, है ना। ये 5 क्वेश्चन के सोल्यूशन भी रख दूंगा एंड सेकंड, 4 और बाकी सब क्वेश्चन के सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगेन एक्सरसाइज 2.1 के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।